हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है ब्रेस्ट। ब्रेस्ट जिसको अपन मेमरी ग्लैंड भी बोलते हैं, और ये एक ग्लैंडुलर ऑर्गन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द पेक्टोरल रीजन। पेक्टोरल रीजन की सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है, और ये मेल एंड फीमेल दोनों में पाया जाता है। इसलिए बोलते हैं कि फाउंड इन बोथ सेक्स बट रेडिमेंट्री इन मेल। मेल के अंदर ये रेडिमेंट्री होता है, ये आपको पता ही है। वेल डेवलप्ड इन फीमेल आफ्टर प्यूबर्टी। हमारी जो फीमेल होती है, फीमेल के अंदर भी आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद में ही वेल डेवलप्ड होता है। उससे पहले मेल और फीमेल में मेमरी ग्लैंड यानी ब्रेस्ट के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। ये जो मेल एंड फीमेल के ब्रेस्ट में जो डिफरेंस आता है वो आफ्टर प्यूबर्टी आता है। ब्रेस्ट इज मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होती है। इंपॉर्टेंट एसेसरी ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इंपॉर्टेंट एसेसरी ऑर्गन होता है, एसेसरी सहायक ऑर्गन होता है, ठीक है। प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ मिल्क। मिल्क के फॉर्म में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इसका जो शेप होता है वो हेमी स्फेरिकल होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। शेप कई बार एमसीक्यू के रूप में पूछा जाता है। अब इसकी सिचुएशन की बात करते हैं कि ये कहाँ पर लाइज होता है। तो सिचुएशन की बात करें तो लाइज इन सुपरफिशियल फेशिया और पेक्टोरल रीजन। इन पेक्टोरल रीजन, पेक्टोरल रीजन के सुपरफिशियल फेशिया में होता है डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट के अंदर डिवाइडेड होता है। 4 क्वाड्रेंट कौन से होते हैं वो आप डायग्राम में देखेंगे तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा कि ये हमारे जो 4 क्वाड्रेंट कौन से होते हैं। देखिए, ये एक हमारा ब्रेस्ट है, ठीक है। और ये ब्रेस्ट का सेंट्रल पोर्शन होता है जिसको हम निपल बोलते हैं, जो कि 4th इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर लोकलाइज होता है। अब इसके 4 क्वाड्रेंट की बात करें तो ये हमारा जो स्टर्नम है उसका सेंट्रल पार्ट होता है। स्टर्नम में एक फ्लैट बोन होती है, वो ऐसे होती है कि ये स्टर्नम का इधर की तरफ लेटरल बॉर्डर होता है, फिर स्टर्नम ऐसे आ जाती है, फिर इधर आती है, इधर ऐसे फ्लैट बोन होती है, ठीक है। तो ये भी स्टर्नम का पार्ट है। ये इतनी जगह स्टर्नम होती है, ठीक है। तो ये हो गया स्टर्नम हमारे ब्रेस्ट का मीडियल पोर्शन है, और ये लेटरल पोर्शन है, और ये अपर पोर्शन है, और ये लोअर पोर्शन है। तो अपर पोर्शन को हम अपर पोर्शन में ऐसे बोलेंगे कि अपर लेटरल है, क्योंकि ये लेटरल पोर्शन है, और ये मीडियल पोर्शन है। ये अपर मीडियल है। अपर लेटरल, अपर मीडियल, लोअर लेटरल और लोअर मीडियल। देखिए, अपर लेटरल से एक स्ट्रक्चर निकलती है जिसको हम एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस बोलते हैं, जो कि फोरामेन ऑफ लैंगर से निकलती है, ठीक है। ये तो हो गया कि इसके 4 क्वाड्रेंट कौन से, अपर लेटरल, अपर मीडियल, लोअर लेटरल, लोअर मीडियल। मीडियल स्टर्नम की तरफ होता है, लेटरल बाहर की तरफ होता है, और अपर ऊपर होता है, आपको पता है, लोअर नीचे की तरफ होता है। तो ये हो गया। अब देखते हैं मतलब सिचुएशन में कि लाई इन सुपरफिशियल फेशिया एंड पेक्टोरल रीजन डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट। 4 कौन से हैं, अपर लेटरल, अपर मीडियल, लोअर लेटरल, लोअर मीडियल। अपर लेटरल क्वाड्रेंट है जो स्मॉल एक्सटेंशन। स्मॉल एक्सटेंशन होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस पास थ्रू ओपनिंग कॉल्ड फोरामेन ऑफ लैंगर। फोरामेन ऑफ लैंगर से निकलता है। अब एक्सटेंट ऑफ द बेस की हमारा जो हेमी स्फेरिकल ये जो हेमी स्पेरिकल शेप का ब्रेस्ट है वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होता है, कहाँ से कहाँ तक फैला होता है। तो वर्टिकली बात करें तो वर्टिकली में ये देखेंगे आप लोग कि ये ऊपर की तरफ यहाँ तक है, नीचे की तरफ यहाँ तक है, नीचे की तरफ 6th रिब तक जाता है, ऊपर की तरफ 2nd रिब तक जाता है, ठीक है। 2nd रिब्स की मतलब एक्सटर्नल एंगल 2nd रिब पर होता है, और नीचे की तरफ 6th रिब। तो वर्टिकली एक्सटेंड फ्रॉम 2nd to 6th रिब्स। अब हॉरिजॉन्टली बात करें तो एक्सटेंड फ्रॉम लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम टू द मिड एक्सिलरी लाइन। अब ये लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम, मैंने बोला आपको कि ये स्टर्नम का लेटरल बॉर्डर है, और इधर की तरफ यहाँ पर लेटरल बॉर्डर होता है, और ये मिडिल बॉर्डर होता है, ठीक है। तो लेटरल बॉर्डर तक आता है हमारा ब्रेस्ट, और इधर जाता है मिड एक्सिलरी लाइन। मिड एक्सिलरी लाइन किसको बोलते हैं कि ये एक फोल्ड है जिसको हम एंटीरियर फोल्ड ऑफ एक्जिला बोलते हैं, और ये है पोस्टीरियर फोल्ड ऑफ एक्जिला। इन दोनों फोल्ड के बीच में से लाइन गुजरती है, उसी को मिड एक्सिलरी लाइन बोलते हैं। हालांकि इस डायग्राम में आपको स्पष्ट नहीं हो रहा होगा क्योंकि डायग्राम रफली बनाया गया है, ठीक है। तो इसको याद रखना है कि अपर लेटरल से एक स्पेंस निकलता है जिसको बोलते हैं एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस, और ये फोरामेन ऑफ लैंगर से निकलता है। और ये क्वाड्रेंट आपको नाम याद होने चाहिए क्वाड्रेंट के, और इनका एक्सटेंशन और सिचुएशन दोनों याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली सबसे पहले कि जनरल नॉलेज जो सिचुएशन और एक्सटेंट ऑफ द ब्रेस्ट। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेस्ट की। मेनली हमारा जो ब्रेस्ट है वो होता क्या है, ठीक है। तो हमारा जो ब्रेस्ट होता है ना, उसमें हम 3 स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सबसे पहले स्किन, पेरेन्कम और स्ट्रोमा। हमारे जो ब्रेस्ट में इन तीनों को ही पढ़ेंगे, इनके अलावा कुछ होता ही नहीं है। स्किन, पेरेन्कम और स्ट्रोमा, इन सब में पूरा का पूरा ब्रेस्ट आ जाएगा। सबसे पहले स्किन की बात करें तो स्किन में निपल और एरियोला को पढ़ेंगे। बात करते हैं निपल की। जो कोनिकल प्रोजेक्शन होता है, कौन शेप्ड होता है, ठीक है। कौन शेप्ड मतलब ऐसे
आगे की तरफ कौन शेप्ड होता है, ठीक है। और प्रेजेंट जस्ट बिलो द सेंटर, सेंटर के जस्ट बिलो नीचे की तरफ, सेंटर से नीचे की तरफ क्यों होता है, इसका रीज़न होता है mg हमारे भार की वजह से। देखिए ये है निपल होता है, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में होता है, ये याद रखना है, ये यहाँ से MCQ बनता है। तो ये जस्ट में मैंने सेंटर में बना रखा है, लेकिन सेंटर से थोड़ा नीचे होता है, ये इसके खुद के भार की वजह से सेंटर से थोड़ा नीचे होता है। कॉनिकल प्रोजेक्शन होता है प्रेजेंट जस्ट बिलो द सेंटर, प्रेजेंट द लेवल ऑफ फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, ये तो आपको पता ही है। प्रेजेंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम मिड लाइन। अब ये तो हमने जब एक्सटेंट की बात की तो ये होता है लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम टू द मिड एक्सिलरी लाइन, लेकिन ये एक्सटेंट इसने बोला कि मिड एक्सिलरी लाइन, ये है मिड एक्सिलरी लाइन, इससे इस निप्पल की जो दूरी होती है वो होती है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बोला इसने कि प्रेजेंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम मिड लाइन हम इस हमारा जो सेंटर है, जो स्टर्नम का जो सेंटर है, उससे लेकर निपल की जो दूरी होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है। तो इसने बोला कि प्रेजेंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम मिड लाइन, पियर्स मतलब छेदित किया जाता है बाई 15 to 20 लेक्टिफेरस डक्ट। प्रेजेंट बहुत लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स, सर्कुलर स्मूथ मसल, दोनों मसल पाई जाती हैं। मसल कैन मेक द निपल स्टिप और फ्लैटन, ठीक है। ये निपल को स्टिप बना देती हैं मसल्स, जो कि लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर दोनों मसल होती है वो स्टिप यानी हार्ड कड़क बना देती हैं हमारे निपल को। इट हैज़ ए फ्यू मॉडिफाइड स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड, फ्यू मतलब कुछ मॉडिफाइड स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड, मतलब दोनों ग्लैंड पाई जाती है सेबेसियस, ठीक है। हम आगे जब एरियोला पढ़ेंगे तो उसमें केवल और केवल मॉडिफाइड सेबेसियस ग्लैंड होती हैं, लेकिन वो रिच होती हैं, यहाँ पर फ्यू होती हैं, वहाँ रिच होती है, ठीक है। इट रिच इन नर्व सप्लाई, ये लाइन इंपॉर्टेंट है निपल की, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है कि इट रिच इन नर्व सप्लाई, ठीक है। नर्व सप्लाई से रिच इसलिए होता है क्योंकि जब बेबी निपल को सक करता है तो ये जो नर्व है वो नर्व इम्पल्स जनरेट करती हैं और यहाँ पर कुछ हार्मोन रिलीज करती हैं, जिससे हमारा जो मिल्क है वो सिक्रेट किया जाता है। अब बात करते हैं सेकंड पोर्शन, निपल स्किन का सेकंड पोर्शन है। पहला पड़ा निपल और दूसरा एरियोला पढ़ेंगे। एरियोला क्या होता है, स्किन सराउंडिंग द बेस ऑफ द निपल, निपल के सराउंडिंग में जो सराउंडिंग बेस में जो स्किन होती है उसी को हम एरियोला बोलते हैं। इसे पिगमेंटेड एंड फॉर्म ए सर्कुलर एरिया, ठीक है। स्किन सराउंडिंग द बेस ऑफ द निपल इज पिगमेंटेड एंड फॉर्म ए सर्कुलर एरिया कॉल्ड द एरियोला, इसी को एरियोला बोलते हैं। रिच इन मॉडिफाइड सेबेसियस ग्लैंड, ये लाइन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि रिच इन मॉडिफाइड सेबेसियस ग्लैंड, यहाँ पर केवल सेबेसियस ग्लैंड होती है, वो भी बहुत ज़्यादा रिच होती हैं, ठीक है। और वहाँ पर फ्यू होती हैं, मॉडिफाइड स्वेट एंड सेबेसियस दोनों होती हैं। अब हम दूसरे पोर्शन की बात करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेस्ट में स्किन पढ़ा, स्किन में निपल और एरियोला पढ़ा, उसके बाद में अब पेरेंट का में पढ़ेंगे। पेरेंट का में क्या होता है, एक्चुअली में पेरेंट का में कोई हम ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। तो पेरेंट का में मेमरी ग्लैंड, इसी को बोलते हैं कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्लैंड। हमारे ब्रेस्ट को कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्लैंड बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे ट्यूब्यूल्स और एल्वियोलाई दोनों पाई जाती हैं, और यही पेरेंट का में मिल्क को सिक्रेट करते हैं। तो वो लिखा कि सिक्रेट मिल्क। ईच लोब इज ए क्लस्टर ऑफ एल्वियोलाई, जो बहुत सारी लोब होती हैं वो क्लस्टर ऑफ एल्वियोलाई से बनती है, इज ड्रेन बाई ए लेक्टिफरस डक्ट, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इसने बोला कि लेक्टिफरस डक्ट होती है वो कन्वर्ज हो जाती है, ठीक है। लेक्टिफरस डक्ट कन्वर्ज टू वर्ड निपल एंड ओपन ऑन इट, लेक्टिफरस डक्ट वो आप डायग्राम में देखेंगे कन्वर्ज हो जाती हैं टू वर्ड निपल, ठीक है। इस डायग्राम में आप देखेंगे तो सबसे पहले बाहर की तरफ मेमोरी लोब होती है जो कि 15 से 20 होती हैं संख्या में, ठीक है, नंबर 15 to 20। मेमोरी लोब के बाद में आता है मेमोरी एल्वेलाई से मेमोरी ट्यूबुल से मेमोरी डक्ट से मेमोरी एम्पुला से लेक्टिफेरस साइनस जो कि 15 to 20 होता है। लेक्टिफेरस साइनस और मेमोरी लोब ये संख्या में बराबर होते हैं क्योंकि एक लोब से ही एक लेक्टिफेरस साइनस बनता है, ठीक है। मेमोरी लोब और लेक्टिफेरस साइनस संख्या में यानी नंबर्स में 15 to 20 दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, कॉमन होते हैं। अब उसके बाद में लेक्टिफेरस साइनस के बाद में लेक्टिफेरस डक्ट, और लेक्टिफेरस डक्ट ओपन हो जाती है ऑन इट निपल, ठीक है। तो ये लाइन यहाँ पर देखिए, लेक्टिफेरस डक्ट कन्वर्ज टूवर्ड निपल, लेक्टिफेरस डक्ट निपल की तरफ कन्वर्ज हो जाती है, जुड़ जाती हैं, एंड ओपन ऑन इट निपल पर खुल जाती है, ठीक है। अब हम मिल्क के पाथवे की बात करेंगे। तो मिल्क का पाथवे वहाँ देखने से पहले इस डायग्राम को देखिएगा कि मेमोरी लोब होती हैं, उसी से मिल्क मेमोरी एल्वेलाई में ये स्टोर होता है, ठीक है। मेमोरी एल्वेलाई से देख लीजिए, मेमोरी लोब, मेमोरी एल्वेलाई, मेमोरी ट्यूबुल्स, मेमोरी डक्ट, मेमोरी एम्पुला, मेमोरी साइनस, लेक्टिफेरस डक्ट, निपल, ठीक है। तो इस डायग्राम को याद रखिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पाथवे ऑफ मिल्क, मेमोरी लोब, मेमोरी एल्वेलाई या मेमोरी एल्वेलस भी बोल सकते हो, मेमोरी ट्यूबुल्स, मेमोरी डक्ट, मेमोरी एम्पुला, लेक्टिफेरस डक्ट, निपल पर ये ओपन हो जाता है। अब हम थर्ड पोर्शन की बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेस्ट में। सबसे पहला अपना स्किन के बाद में पेरेंटकमा के बाद में लास्ट पार्ट आता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा दो प्रकार का होता है, जो आपको पता ही है कि कौन से दो पार्ट होते हैं, ये देखिएगा।
स्ट्रोमा पार्शली फाइब्रस एंड पार्शली फैटी। ये फाइब्रस भी होता है, फैटी भी होता है। फाइब्रस पोर्शन तो आपको पता है कौन सा होता है कि आपने पढ़ा होगा कि लिगामेंट ऑफ कूपर जो कि हमारे ब्रेस्ट को सपोर्ट करते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो लिगामेंट ऑफ कूपर लूज होते जाते हैं और हमारा ब्रेस्ट भी लूज होता जाता है, ठीक है। और पार्शली फैटी पोर्शन को पहले पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है। इट इज ए अब स्ट्रोमा की बात करें तो इट इज ए सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द ग्लैंड। भाई जो हमारा पेरेंट कायमा है उसी को हम रियल में तो पेरेंट कायमा को ही मेमरी ग्लैंड या ब्रेस्ट बोलते हैं। स्ट्रोमा क्या होता है, ये हमारे पेरेंट कायमा या मेमरी ग्लैंड को सपोर्ट करने वाले पोर्शन को स्ट्रोमा बोलते हैं। स्किन तो बाहर सराउंडिंग वाला पोर्शन होता है, उसको घेरने वाला, जिसमें निप्पल आ गया और एरियोला आ गया। अब स्ट्रोमा की बात करते हैं तो इट इज ए सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द ग्लैंड। पूरा का पूरा स्ट्रोमा सपोर्ट करता है हमारे स्तन को, स्तन हिंदी में बोलते हैं सॉरी, और इसमें मेमरी ग्लैंड या ब्रेस्ट को। अब पहले बात करते हैं फैटी स्ट्रोमा की। तो फैटी स्ट्रोमा क्या होता है, इट इज़ द मेन बल्क ऑफ द ग्लैंड। हमारे जो ग्लैंड का मेन बल्क पोर्शन होता है कि ग्लैंड बनी कैसे होती है, वो फैटी स्ट्रोमा फैट से ही बनती है मेनली। हमारा जो ब्रेस्ट है उसका जो हेमीस्फेरिकल शेप होता है वो इस फैट की वजह से ही होता है, ठीक है। तो इट इज़ द फॉर्म मेन बल्क ऑफ द मेन बल्क, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि इट इज़ द फॉर्म मेन बल्क ऑफ द ग्लैंड। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द ब्रेस्ट एक्सेप्ट बेनेथ द एरियोला एंड निपल। एरियोला और निपल के बेस पर ये नहीं पाया जाता फैटी स्टोमा, बाकी सब जगह ये पर पाया जाता है हमारा फैटी स्टोमा, ठीक है। इसको दोबारा देखिएगा, इट इज़ द फॉर्म मेन बल्क ऑफ द ग्लैंड। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द ब्रेस्ट एक्सेप्ट बेनेथ द एरियोला एंड निपल। एरियोला और निपल के बेनेथ में ये नहीं पाया जाता फैटी स्टोमा, बाकी सब जगह ये पाया जाता है। अब बात करते हैं फाइब्रस स्ट्रोमा की। ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि 12th की बुक में ये दिया गया है कि द फाइब्रस स्ट्रोमा इट इज फॉर्म द सेप्टा नाउन एज द सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर विच आंसर द स्किन, कि ये स्किन को सपोर्ट करता है। ये लिगामेंट ऑफ कूपर 12th की बुक्स में दिया गया है और लिगामेंट कूपर का जो कार्य फंक्शन होता है वो होता है कि हमारे ब्रेस्ट को सपोर्ट करता है ये, और ब्रेस्ट के हेमीस्फेरिकल साइज को या शेप को बनाने में इसका मुख्य भूमिका होती है। तो और जैसे जैसे एज बढ़ने पर लिगामेंट ऑफ कूपर लूज होते जाते हैं और हमारा जो ब्रेस्ट होता है वो भी लूज होता जाता है उम्र बढ़ने के साथ साथ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पोर्शन हम पढ़ते हैं कि इसी को देख लेते हैं कि सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फाइब्रस स्ट्रोमा। हमने फाइब्रस स्ट्रोमा पढ़ रहे हैं ना, फाइब्रस स्ट्रोमा का ही पार्ट होता है सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर, ठीक है। ये रहा, द फाइब्रस स्ट्रोमा इज फॉर्म द सेप्टा नाउन एज द सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर विच आंसर द स्किन, ये सपोर्ट करता है, ठीक है। और इसी को पढ़ रहे हैं तो सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर आर ओरिजिनेट फ्रॉम द फाइब्रस स्ट्रोमा। अब बात करते हैं लास्ट पोर्शन ब्लड सप्लाई की। तो आपको ये डायग्राम तो याद रखना होगा क्योंकि ब्रेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है हमारे पेक्टोरल रीजन का और थोरेक्स वाला पोर्शन का, ठीक है। और बीडीसी की जो फर्स्ट वॉल्यूम है उसमें तो ब्रेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्रेस्ट है, साइटिक नर्व है, मेडियास्टिनम है, और बाद में पेरिकार्डियम आ जाएगा, और लंग्स का बड़ा पोर्शन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ज़्यादा बात की जाए तो मेमरी ग्लैंड ही है, तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा का पूरा क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब बात करते हैं ब्लड सप्लाई की। तो हमारे पास में जो हमारे जो ब्रेस्ट है उसको दो ब्रांच होती हैं, एक होती है एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच और एक होती है सब क्लीवन आर्टरी की ब्रांच। ये दो आर्टरी हैं, इनकी कुछ ब्रांच होती हैं वो हमारे ब्रेस्ट को सप्लाई करती हैं। तो ब्रांच ऑफ एक्सिलरी आर्टरी की बात करें तो इससे 3 ब्रांच निकलती हैं और सब क्लीवन आर्टरी से 2 ब्रांच निकलती है। तो टोटल 5 ब्रांच होती हैं जो ब्लड सप्लाई करती हैं हमारे ब्रेस्ट को। तो ब्रांच ऑफ एक्सिलरी आर्टरी की बात करें तो सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, एक्रोमियो थोरेसिक आर्टरी, लैटरल थोरेसिक आर्टरी। ये आप डायग्राम से भी देख सकते हो और वैसे भी याद रख सकते हो डायग्राम से, ठीक है। ब्रांच ऑफ सब क्लीवन आर्टरी की बात करें तो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी और पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। ये डायग्राम में देखिए कि हाँ ये रहा इसका डायग्राम। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये होगी सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, ये एक्रोमियो थोरेसिक आर्टरी, लैटरल थोरेसिक आर्टरी, ये पूरी की पूरी ये हमारी एक्सिलरी आर्टरी है, ठीक है। तो इसने बोला ना कि ब्रांच ऑफ एक्सिलरी आर्टरी की 3 ब्रांच होती है जो हमारे ब्रेस्ट को सप्लाई करती हैं। तो ये वाली एक्सिलरी आर्टरी है और इससे 3 ब्रांच निकलती हैं। पहली है सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, दूसरी एक्रोमियो थोरेसिक आर्टरी, तीसरी है लैटरल थोरेसिक आर्टरी। तो ये एक्सिलरी आर्टरी की 3 ब्रांच हमारे ब्रेस्ट को सप्लाई करती हैं और हम आर्टेरियल सप्लाई की बात कर रहे हैं। अब दूसरी है ब्रांच ऑफ सब क्लीवन आर्टरी, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, ठीक है। ब्रांच ऑफ सब क्लीवन आर्टरी इसमें है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी और पोस्टीरियर थोरेसिक आर्टरी, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी और पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज। तो ये भी आप देख सकते हो, ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज और परफोरेटिंग ब्रांच ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, परफोरेटिंग ब्रांच ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, ठीक है। तो ये होगी ब्लड सप्लाई की। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नर्व सप्लाई की। नर्व सप्लाई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं क्योंकि हमारे जो ब्रेस्ट में नर्व सप्लाई होती हैं रिच होती हैं, हालांकि नर्व सप्लाई का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है ब्रेस्ट के अंदर। तो देख लेते हैं नर्व सप्लाई के। एंटीरियर एंड लेटरल क्यूटिनियस ब्रांच ऑफ 4 to 6 इंटरकोस्टल नर्व डू नॉट कंट्रोल द सिक्रेशन ऑफ मिल्क, ठीक है। जो नर्व है वो
मिल्क की सिक्रेशन को कंट्रोल नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि हमारे जो मिल्क की सिक्रेशन को कंट्रोल करता है वो हार्मोन करता है, उसको प्रोलैक्टिन बोलते हैं। ठीक है। सिक्रेशन कंट्रोल बाय द हार्मोन प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन सिक्रेटेड बाय द पर्स एंटीरियर ऑफ द हाइपोफाइसिस सेरेब्रल प्यूस ग्रंथि। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये देख सकते हो आप, डायग्राम में भी देख सकते हैं कि लेटरल क्यूटिनस ब्रांच कौन सी है। देखिए, ये रही लेटरल क्यूटिनस नर्व और ये एंटीरियर क्यूटिनस नर्व। ठीक है, ये इन दोनों का मेनली इंपॉर्टेंस होता है हमारे ब्रेस्ट के अंदर, लेकिन हालांकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है, क्योंकि जो हमारा जो मिल्क का सिक्रेशन है वो डायरेक्ट प्रोलैक्टिन हार्मोन से कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि नर्व डू नॉट कंट्रोल द सिक्रेशन ऑफ मिल्क। अब बात करते हैं लिम्फ नोड की। तो हमारे ब्रेस्ट में मेनली 3 प्रकार के लिम्फ नोड होते हैं, जिसमें सबसे पहला है एक्सिलरी लिम्फ नोड, जिसके अंदर 5 लिम्फ नोड होते हैं। दूसरा है, ठीक है, पहला है एक्सिलरी लिम्फ नोड, पहला एक्सिलरी लिम्फ नोड, दूसरा है सुप्रा कलेविक्युलर लिम्फ नोड, तीसरा है इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड। एक्सिलरी लिम्फ नोड वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर टोटल 5 लिम्फ नोड, 5 प्रकार के लिम्फ नोड होते हैं। पहला एपिकल, दूसरा एंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड, तीसरा सेंट्रल एक्सिलरी लिम्फ नोड, चौथा है लेटरल एक्सिलरी लिम्फ नोड, पांचवा है पोस्टीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड। ये आप डायग्राम में देखेंगे तभी याद रहेगा आपको। सबसे पहले हम एक्सिलरी लिम्फ नोड की बात कर रहे हैं। तो एक्सिलरी लिम्फ नोड के अंदर ये इतने लिम्फ नोड आते हैं, 5 हैं टोटल, जिसमें पहला एपिकल एक्सिलरी लिम्फ नोड, दूसरा है एंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ, ये एंटीरियर है तो ये पोस्टीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड, ये सेंट्रल है तो ये लेटरल है। ठीक है, सेंट्रल एक्सिलरी लिम्फ नोड तो ये लेटरल एक्सिलरी लिम्फ नोड, ये एंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड, ये पोस्टीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड, ये है एपिकल एक्सिलरी लिम्फ नोड। तो ये हो गए हमारे, हम बात करें सबसे पहले एक्सिलरी लिम्फ नोड की। ठीक है, तो एक्सिलरी लिम्फ नोड के अंदर टोटल 5 लिम्फ नोड होते हैं। इसमें 5 लिम्फ नोड है तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगा। तो हमारे जो ब्रेस्ट है उसमें 75% लिम्फ को ड्रेन किया जाता है, वो एक्सिलरी लिम्फ नोड के अंदर किया जाता है। बाकी जो 25 है वो सुप्रा कैल्विकुलर लिम्फ नोड और इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो उसने यही बोला कि 75% ऑफ लिम्फ फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड ड्रेन इनटू एक्सिलरी लिम्फ नोड, 20% इनटू पैरास्टर्नल लिम्फ नोड एंड 5% इनटू इंटरकोस्टल लिम्फ नोड। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हो कि 75% एक्सिलरी लिम्फ नोड में ड्रेन किया जाता है। तो एक्सिलरी लिम्फ नोड कौन से होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। एपिकल लिम्फ नोड है, एंटीरियर लिम्फ नोड है, सेंट्रल है, लेटरल है और पोस्टीरियर। ठीक है, ये डायग्राम से याद रख सकते हो। हालांकि ब्रेस्ट के अंदर मेन उसका ऑफिशियल डायग्राम के बाद में ये जो हमारे क्वाड्रेंट का जो डायग्राम है ये इंपॉर्टेंट है, और इसमें एक्सटेंड क्योंकि सुपरफिशियल पूछा जाता है आजकल, तो 2 to 6 रिब्स है और लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम टू द मिड एक्सिलरी लाइन है, और अपर लेटरल क्वाड्रेंट से एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेस निकलता है जो फोरामेन ऑफ लैंगर से निकलता है। ठीक है, याद रखना आपको। तो ये हमने पढ़ लिया कि नर्व सप्लाई पढ़ लिया, लिम्फ और लिम्फ नोड भी पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट की, हिस्टोलॉजी की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है, तो ये आप देखेंगे कि ब्रेस्ट डेवलप फ्रॉम एक्टोडर्मल थिकनिंग, एक थिकनिंग होती है, एक लाइन सी बन जाती है हमारे एक्जिला से लेकर ग्रोइन तक एक लाइन बनती है, उसको हम एक्टोडर्मल थिकनिंग बोलते हैं। और इस एक्टोडर्मल थिकनिंग को मेमोरी रिज मिल्क लाइन या लाइन ऑफ सोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, मेमोरी रिज मिल्क लाइन, लाइन ऑफ सोर्स। ठीक है, रिज एक्सटेंड फ्रॉम एक्जिला टू द ग्रोइन, मैंने पहले भी बताया था कि ये हमारे एक्जिला से लेकर ग्रोइन तक एक लाइन्स बनती हैं, और उस लाइन पर हमारा ब्रेस्ट जब इंट्रा यूट्राइन लाइफ होती है तो उस लाइन पर बहुत सारे ब्रेस्ट बन जाते हैं। कब बनते हैं? जब हमारे इंट्रा यूट्राइन लाइफ, मतलब हम जब एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर होता है तब बहुत सारे ब्रेस्ट उस मेमोरी लाइन यानी एक्टोडर्मल थिकनिंग के ऊपर बन जाते हैं। लेकिन ये कब बनते हैं? 4th वीक ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ, बट इन ह्यूमन बींग इट डिसअपियर ओवर मोस्ट ऑफ इट्स एक्सटेंट परसिस्टिंग ओनली द पेक्टोरल रीजन। इसने बोला है कि इंट्रा यूट्राइन लाइफ मतलब 4th वीक ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ में हमारे जो मेमोरी लाइन है या एक्टोडर्मल थिकनिंग है उसके ऊपर बहुत सारे ब्रेस्ट बनते हैं, लेकिन 4th वीक के बाद में सारे के सारे डिसअपियर हो जाते हैं, सारे के सारे हट जाते हैं। केवल और केवल पेक्टोरल रीजन पर ही हमारा ब्रेस्ट अपीयर होता है, दिखता है। ठीक है, तो ये तो हम ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन बींग्स में केवल पेक्टोरल रीजन में बचता है। वैसे हम जैसे कैट है और डॉग है उसमें ये अपीयर ही रहते हैं, डिसअपियर होते नहीं हैं। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे हमारे को ब्रेस्ट देखने को मिलते हैं। और ग्लैंड इज एक्टोडर्मल होती, ग्लैंड इज एक्टोडर्मल। ठीक है, ग्लैंड इज एक्टोडर्मल, स्ट्रोमा मेसोडर्मल, ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड कॉज्ड बाय एस्ट्रोजन, डेवलपमेंट ऑफ सेक्रेटरी एल्वेली स्टिमुलेटेड बाय प्रोजेस्टेरोन, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यू बनते हैं। डेवलपमेंट एनोमलाइज, एबनॉर्मलिटीज़ क्या होती हैं? एमेस्टिया, अब्सेंस ऑफ द ब्रेस्ट, एथिलिया, अब्सेंस ऑफ द निप्पल। गायनेकोमेस्टेज क्या होता है आपको पता ही है, 12th में दिया गया है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आपने पढ़ा होगा। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन ए मेल के अंदर जब ब्रेस्ट डेवलप हो जाता है उसको हम गायनेकोमेस्टेज बोलते हैं। विच ओकर इन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर गायनेकोमेस्टेज देखने को मिलता है, और ये तो आपको पता ही है, 12th में दिया गया है। ठीक है,
थैंक यू फॉर वॉचिंग।